द भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज एक ऐसी परिस्थिति और विषय पर चर्चा करना है जिस पे हमें आपको हमेशा गर्व रहा है, और लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि मन दुखी और विचलित हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि रणवीर शर्मा जो सूरजपुर छत्तीसगढ़ के जिलाधिकारी थे, उन्होंने कोविड में अपना शहर में दौरा करने निकले होंगे। वहाँ पर एक बच्चे को थप्पड़ मारा और उसको लठियाया भी, डंडा लेके, लाठी लेके चल रहे थे और उसका मोबाइल तोड़ दिया। यह घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो आईएएस और आईपीएस होता है वह तो एक ऐसी संस्था, देश की संवैधानिक सर्वोच्च संस्था द्वारा एक कठिन एग्ज़ाम की तैयारी से, जिसको कहा जाता है कि हर माँ बाप का सपना, जो माई बाप के रूप में आईएएस देखा जाता है, जो एक राजा के तौर पर देखा जाता है। अगर मूल रूप में देखा जाए तो इस देश में अगर राजा का रूप देखना है आपको, तो जिले पर डीएम होता है, प्रदेश में मुख्यमंत्री होता है और देश में प्रधानमंत्री होता है। इनको आप राजा का रूप दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आईएएस का सिलेक्शन होता है तो वह ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं कि जिससे मन विचलित हो जाता है, एक खबर बन जाता है। अच्छी खबर भी होती है जो उनका एक अच्छा प्रकट, लेकिन कुछ एक घटनाएं जो हो जाती हैं वह मन को विचलित कर देती हैं। उसमें एक और घटना इसके पूर्व में हुई थी। एक रितिका जिंदल जो आईएएस ट्रेनी थी, मंदिर में जाकर उन्होंने वहाँ पर काफ़ी उपद्रव मचाया और वहाँ पे पुजारी और परंपराओं को काफ़ी जो है उन्होंने एक ढंग से डिस्टर्ब करने की कोशिश की। वह भी सुर्खी बनी। फिर हाल की घटनाओं में देखा गया कि शैलेश कुमार यादव डीएम अगरतला ने शादी में जाकर जैसा व्यवहार किया। फिर आपने देखा कि रणवीर शर्मा ने सूरजपुर छत्तीसगढ़ में जो व्यवहार किया। मैं इस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ कि व्यवहार नियम संगत था, गलत था, क्या था। इसके पश्चात आपने बंगाल में देखा कि वहाँ पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी किस रूप में कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। इसी की वानगी आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं। वहाँ पर आईएएस और आईपीएस ने पिछले एक वर्ष में कैसा प्रदर्शन किया है और आज तक की घटनाओं में क्या होता आया है। मैं किसी एक उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये घटनाएं हो रही हैं हमारे आपके आसपास, जो निसंदेह काफ़ी मन को विचलित करने वाली होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अधिकारी हैं, जो आईएएस स्तर की केवल 3 परीक्षाएं होती हैं जिनको अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, जो अखिल भारतीय 3 सेवाएं होती हैं, जो एक तो होती है भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक होती है भारतीय पुलिस सेवा और एक होती है भारतीय वन सेवा। तीनों का जो प्री का एग्ज़ाम होता है वह एक साथ होता है, एक ही पेपर होता है। उसके पश्चात आईएएस और आईपीएस एक ही पेपर, एक ही मॉडल के एग्ज़ाम से चुने जाते हैं और आईपीएस का अलग एग्ज़ाम होता है, लेकिन तीनों ही अखिल भारतीय सेवाएं माने जाते हैं। इतनी कठिन परीक्षा होती है जिसमें 12 से 15 लाख परीक्षार्थी प्रतिवर्ष बैठते हैं और उसमें से 800 से 1000 बच्चे आईएएस और आईपीएस
की परीक्षाओं में चुने जाते हैं और करीब 150 बच्चे आपके भारतीय वन सेवा में चुने जाते हैं। इस परिस्थिति में इतना प्रारंभिक एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू और इतनी वर्षों की तैयारी, सपना, माँ बाप सबका जो है, और उसके बाद एक छोटी सी हरकत उनको शर्मसार कर देती है कि जो जिनका कार्य जनता की सेवा करना, जिनका कार्य जनता को राहत पहुंचाना, जिनका कार्य देश को विकास के रास्ते पर ले जाना, और वह ही ऐसी हरकत करते हैं तो कितना दुखद बात है। जनता का विश्वास उनसे हटने लगता है। तो इस स्थिति में हमने देखा कि आजकल आईएएस और आईपीएस जो प्रदेशों में जो जिनकी पोस्टिंग हो जाती है, वह अंततः नेताओं के पिछलग्गू बनकर, नेताओं की साठगांठ करके वह प्रशासन, शासन, कुर्सी की लालसा में करने लगते हैं। वास्तव में इनको मैंने पूर्व में भी बताया है कि इनको जब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाता है और राज्यों में इनको पदस्थापित किया जाता है, इनको कैडर दिया जाता है, अब समय आ गया है कि इनकी शुचिता को बनाए रखने के लिए इनकी जो सेवाएं हैं इस पे विचार करने का कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो अपनी अंग्रेजियत और माई बाप की स्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इनको जबकि भारतीयता से ओतप्रोत होना चाहिए। छोटे प्रदेशों में 4 साल 5 साल में जिलाधिकारी का चार्ज मिल जाता है और बड़े प्रदेशों में लगभग 8 से 9 साल समय लगता है एक आईएएस ट्रेनी को जो है जिले का चार्ज पाने के लिए, डीएम या एसएसपी होने के लिए, जहाँ जैसी भी स्थिति होती है। सवाल यहाँ पे मैं अन्य बिंदुओं पे नहीं करूँगा। सवाल यहाँ पर इस बात का है कि जब इतनी कठिन परीक्षा एक ऐसे अधिकारी जब मुख्य परीक्षा देते हैं कि उसमें उनके साथ एक पेपर अलग से होता है एथिक्स का, क्या ये उनके उस एथिक्स से परे है? उनको किसी को मारने का अधिकार है कि नहीं है? जबकि उनको नहीं मारना चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं है मारने का। आप उसको चालान काट दो, आप उसको समझा दो, आप उसको जो भी अन्न दंड देना चाहो, लेकिन किसी को शारीरिक रूप से हाथ लगाना वह किसी भी रूप में उचित नहीं है। और ऐसी स्थिति में तो कतई नहीं है कि जब ऐसा महामारी का काल चल रहा है, कौन व्यक्ति किस परिस्थितिवश बाहर निकला हुआ है, उसको जब तक प्रॉपर रूप में समझ भी ले, जो भी अगर नहीं भी मान रहा है तो उसका आप चालान कर दीजिए, जो एक प्रक्रिया है संवैधानिक, एफआईआर दर्ज कर दीजिए, उसको नोटिस भेज दीजिए, जो भी आपको करना है आप उसको एक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ला कर ही करिए। जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी इतनी तैयारी का मतलब क्या है कि जब ये ऐसी हरकत कर बैठते हैं, मुख्य विचार का विषय यही है। मुझे तो नहीं लगता कि जो इतने ऊपर जाता है वह किसी सामान्य परिस्थिति में, अगर कोई बहुत ही किसी विषैली विचारधारा से ग्रसित नहीं है, तो वह ऐसी कोई हरकत करेगा। कोई भी व्यक्ति हो जो इतनी मेहनत के पश्चात इतने शीर्ष परीक्षा को पास करके इतनी उसको प्राप्त करता है, वह नहीं करेगा। जो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी राज्य सरकारें हैं, ख़ास तौर से जो सरकारें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर की नहीं हैं, जो क्षेत्रीय स्तर की सरकारें हैं, उन सरकारों का अपना जो दबाव होता है, क्योंकि उन सरकारों को का एक जो कुंठा होती है, जो एक उन सरकारों में लूट खसोट और भ्रष्टाचार की जो एक भावना होती है, क्षेत्रीयवाद की भावना होती है, उस भावना का दबाव, उस भावना का प्रेशर, उस भावना का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तरीका, मनमानेपन का, जैसा मैंने ऊपर पहले भी जो इन प्रदेशों का उदाहरण दिया, ऐसे और भी प्रदेश हैं कुछ एक, लेकिन उन प्रदेशों
में इतना दबाव होता है इन अधिकारियों के ऊपर, कि इतना तनाव होता है उनके ऊपर कि वह संभवतः, जो मेरा अपना आकलन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सामान्य स्थिति में ऐसा करेगा, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में जो भी चीज़ें की गई हैं वह एक ऐसी स्थिति है कि जिसको सहज समझ पाना परे है। लेकिन चूँकि घटना तो हुई है, और घटना हुई है तो उस पर चिंतन भी करने की ज़रूरत है, एक बृहद स्तर पे की ज़रूरत है। मैं बंगाल और महाराष्ट्र की जो प्रशासनिक आईएएस और आईपीएस लॉबी है उसकी मना स्थिति और को एक उसमें देखूं, उसमें सब नहीं है, क्योंकि हर अच्छाई, हर व्यक्ति, हर अधिकारी बुरा नहीं है। ये ऐसे लोग 10%, 5% ही होंगे जो ऐसी हरकतें कर जाते हैं। लेकिन ऐसे जो अधिकारी होते हैं जो सरकारों और नेताओं की गुलामी करने लगते हैं, तो वहाँ पे निसंदेह एक डर और भय का वातावरण पैदा होता है, जिस लिए उनका चयन हुआ, जिस लिए उनका चयन किया जाता है। वास्तव में इस पे भारत सरकार, केंद्र सरकार को उनकी सेवाओं, उनके कैडर आवंटन और उनकी पूरी सेवाओं का कैसे उपयोग किया जाए। जब आप उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या उनको एक ही प्रदेश में पूरे जीवन काल 25 साल, 30 साल, 35 साल की सेवाओं तक रहने दिया जाना उचित होगा, या कैडर परंपरा को समाप्त कर उनकी जो अखिल भारतीय सेवा का नाम दिया गया है, उनको समय समय पर अखिल भारतीय सेवाओं के लिए केंद्र या अन्य राज्यों में भी उनकी पोस्टिंग एक ऐसे प्राधिकरण द्वारा बनाकर पोस्टिंग की जाए जिससे कि वह एक राज्य में रुकने ना पाएँ, और जब एक राज्य में नहीं रुकेंगे तो निसंदेह वह अच्छा कार्य करेंगे। और उनका जो गठबंधन है नेताओं के साथ, मेरा अपना मानना है कि वह गठबंधन नहीं होगा, और बंगाल और महाराष्ट्र जैसी स्थिति भी नहीं दिखेगी। और इस चीज़ से राष्ट्र उनकी जो प्रतिभा है, जो योग्यता है, और उसका समुचित उपयोग और दोहन कर सकेगा, और वह राष्ट्र के हित में अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगे, क्योंकि वह निसंदेह बहुत प्रतिभावान होते हैं और वह बहुत योग्य होते हैं। उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा पे हमको किसी प्रकार से संदेह करने की स्थिति नहीं है, लेकिन उनकी सेवाओं जिससे उनको कुंठाग्रस्त होने से बचाया जा सके, इस पे अब विचार करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे हमारा तंत्र भ्रष्ट हो, खराब हो, उससे बेहतर है जब वो खराब होने की स्थिति की ओर अग्रसर हो, उसके पहले ही हम उसमें सुधार कर दें, तो निसंदेह एक अच्छा रिजल्ट और परिणाम मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात, अपना विश्लेषण समाप्त करता हूँ बंगाल की स्थिति, और इसमें मैं आगे भी चर्चा करता रहूँगा प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में, और उम्मीद है मेरा विश्लेषण आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा उत्साह और मार्गदर्शन बढ़ता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।